डेट आज 29 जून 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल पेमेंट्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने सबसे ज़्यादा 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन की है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट की है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम के जरिए। लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर डिजिटल पेमेंट किए हमने यूपीआई सिस्टम के जरिए, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ये भी कहा कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का 40% कंट्रीब्यूट करता है पूरे डिजिटल पेमेंट का। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डिजिटल पेमेंट होती है ना, जैसे ये ऐप है, पेटीएम हो गई, फ़ोनपे होगी हमारे इंडिया में जो चलती है, और देश में और कई सारी ऐप चलती होंगी, तो ये डिजिटल पेमेंट जितनी भी हुई है उनमें 40% डिजिटल पेमेंट इंडिया में हुई है 2021 में। और इसमें भीम यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम भी यूज हुआ है। भीम ऐप है जो, जिसके ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, ये यूज हुई है। और सिर्फ ये इंडिया में यूज नहीं हुई है भीम ऐप, ये और भी कई देशों में यूज हुई है भीम ऐप। नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट सेक्टर। साल्ट मतलब नमक की बात हो रही है यहाँ पे। नमक का जो उद्योग है, नमक की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितनी घटी बढ़ी हैं, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। अभी कुछ फार्मर्स और वर्कर्स हैं, ये देखा गया कि वो साल्ट इंडस्ट्री में कुछ क्राइसिस फेस कर रहे हैं, यानी कि संकट का सामना कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि उनको मिनिमम वेज नहीं मिल पा रही है और ना ही उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी है। मिनिमम वेज का मतलब जो दिन में उन्हें मजदूरी मिलती है काम करने में, या महीने में उन्हें सैलरी मिलती है, वो पूरी कंप्लीट नहीं मिल पा रही है। और ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी है, यानी कि जैसे मान लो रिटायर हो गए, कोई इंडस्ट्री में काम करता है, साल्ट इंडस्ट्री में, नमक की फैक्ट्री में काम करता है, और वो रिटायर होगा, ना तो उसको पेंशन की कोई फैसिलिटी है और ना ही उसका कोई पीएफ वगैरह कटता है, तो सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है और ना ही मिनिमम वेज है। इसलिए वो संकट का सामना कर रहे हैं फार्मर्स और वर्कर्स जो साल्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं। स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में साल्ट सेक्टर का? देखो, साल्ट जो है एक सब्जेक्ट, ये यूनियन लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में। आप सब लोग जानते हो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, जिनमें से जो 7th शेड्यूल है, 7वां शेड्यूल अनुसूची, उसमें 3 लिस्ट हैं 7वें शेड्यूल में। एक है सेंट्रल लिस्ट बोल सकते हो या यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। जो सेंटर और यूनियन लिस्ट है उससे उसके जो जितने भी सब्जेक्ट इसमें मेंशन होते हैं उसके लिए केवल और केवल इंडियन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। साल्ट आता है यूनियन लिस्ट में, तो कौन इसके लिए कानून बना सकता है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट साल्ट के लिए कानून बना सकता है। जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उनमें नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और अगर इमरजेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। नॉर्मली वरना स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ बना हुआ है तो वही माना जाएगा, वही प्रिवेल करेगा। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में यूएस और चाइना के बाद 3rd नंबर पे आता है साल्ट प्रोडक्शन में, यानी कि हम तीसरे नंबर पे नमक का उत्पादन करते हैं यूएस और चाइना के बाद। ये आपको याद रखना है। साल्ट प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? देखो मेनली क्या है, समुद्र का पानी है जो, उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन है। समुद्र के पानी को निकाल के उसे सुखा देते हैं। अब उसमें से जो मान लो वाटर होता है वो एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट का मतलब वाष्पित हो जाता है, और नीचे बच जाता है नमक, साल्ट। तो बस बहुत ही आसान प्रक्रिया है, सोलर एवोपरेशन प्रोसेस ऑफ सी वाटर। इसके जरिए मेनली हमारे इंडिया में साल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। और देखो साल्ट सिर्फ इससे ही नहीं किया जाता है, समुद्र के पानी को सुखा दिया और नमक बच गया, और भी कई सारी विधियां हैं, लेकिन मेनली सोलर एवोपरेशन प्रोसेस है जो, यानी कि नमक को, ये पानी को सुखा के नमक को प्रोडक्शन जो किया जाता है वो इस विधि से किया जाता है। और भी विधि हैं, जैसे चट्टानों से नमक निकलता है, कई माइनिंग की जाती है कहीं पे, माइनिंग का मतलब खदानों से नमक निकाला जाता है। बहुत सारी लेक हैं, जैसे राजस्थान में है, गुजरात में है, और कई सारे स्टेट में है, वहाँ से खदानों से निकाला जाता है। और नोडल एजेंसी कौन है जो रेगुलेशन, यानी कि रूल्स रेगुलेशन बनाती है साल्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये एक अटैच्ड ऑफिस है, साल्ट कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन। ये नोडल एजेंसी है साल्ट सेक्टर के लिए। अच्छा, जो साल्ट इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर काम करते हैं उनकी हेल्थ को कोई नुकसान होता है? बिल्कुल होता है, उनकी हेल्थ को खतरा है, हेल्थ हैज़ार्ड है साल्ट से।
क्रोनिक डर्मेटाइसिस हो सकता है। डर्मेटाइसिस का मतलब होता है स्किन डिसीज, त्वचा रोग, स्किन अल्सर हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, उनकी आंखों की जो रोशनी है वो भी कम हो सकती है, जो वर्कर कर्मचारी साल्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में कौन से स्टेट में नमक का उत्पादन किया जाता है? गुजरात सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। 80% हमारे पूरे कंट्री का प्रोडक्शन गुजरात करता है अकेला। उसके बाद तमिलनाडु, फिर है राजस्थान। राजस्थान में माइनिंग के जरिए की जाती है, जैसे सांभर लेक है, खारे पानी की झील, तो उसके आसपास खदानों में से निकाला जाता है, पहाड़ों से निकाला जाता है राजस्थान में। आंध्र प्रदेश आता है चौथे नंबर पे, फिर महाराष्ट्र का नंबर, फिर उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, जिसमें हिमाचल प्रदेश में भी माइनिंग की जाती है। जो समुद्र के किनारे हैं ना मेनली, उनमें सोलर जो प्रोसेस है उसके ज़रिए, सोलर इवोपरेशन प्रोसेस है उसके ज़रिए साल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे गुजरात है, कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पे समुद्र के पानी को सुखा के नमक बनाते हैं, और गुजरात 80% प्रोड्यूस करता है नमक। नेक्स्ट टॉपिक है श्रिंक इन्फ्लेशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। श्रिंक इन्फ्लेशन क्या होता है, बस इतना समझना है। आप जैसे इन्फ्लेशन तो जानते ही होंगे, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति या महंगाई बोलते हैं हिंदी में इन्फ्लेशन को, या मुद्रास्फीति, महंगाई एक ही बात है, मुद्रास्फीति या महंगाई। तो ये इन्फ्लेशन क्या होती है, जैसे किसी कॉमोडिटी का या गुड्स या सर्विसेज का जनरल प्राइस इंक्रीज हो जाता है, उसी को महंगाई बोलते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, वो ये महंगाई, इन्फ्लेशन। श्रिंक इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो श्रिंक इन्फ्लेशन में क्या होता है, उसका प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। कैसे? जैसे मान लो ये एक बिस्किट का पैकेट है, मान लो बिस्किट का पैकेट ही ले लो, ये बिस्किट का पैकेट 10 रुपये का आता है और इसमें 100 ग्राम है इसका वेट बिस्किट का। लेकिन मान लो अगर कोई फैक्ट्री बिस्किट बनाती है, अब इस बिस्कुट के पैकेट का अगर वो मान लो प्राइस बढ़ा दे, 10 से 15 कर दे, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो रही हो, उसे कुछ बच ना रहा हो, तो वो 10 से 15 कर दे, तो देखो बहुत सारे लोग हो सकता है इसको ना खरीदें और दूसरे कंपनी का जो बिस्कुट है खाना शुरू कर दें। लेकिन कंपनी चालाकी से खेलती है ग्राहक से, क्या करती हैं, वो देखो इसका प्राइस 10 रुपये ही रहने देंगी, लेकिन क्या करेंगी, जो पहले 100 ग्राम का आता था ये, इसका वेट कम कर देंगी, इसे 95 या 90 या 80 ग्राम का कर देंगी। अब ग्राहक को लगेगा, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि कितने ग्राम का है। बहुत आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ध्यान देते हैं कितने ग्राम का है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं, ये देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा ध्यान देते हैं, बस देखेंगे हाँ 10 रुपये की कीमत है इसे ले लो। अब उसका वेट घटा दिया, यानी कि देखो पहले 10 रुपये में 100 ग्राम आ रहा था, अब 10 रुपये में 80 ग्राम आता है, तो महंगाई तो बढ़ गई ना, बढ़ी क्या नहीं, यानी कि श्रिंक कर दिया उसका साइज है, जो किसी भी वस्तु का साइज छोड़ दिया, यानी कि घटा दिया, श्रिंक कर दिया, घटा दिया, तो यही है श्रिंक इन्फ्लेशन। ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें साइज रिड्यूस कर दिया जाता है प्रोडक्ट का, और समटाइम क्वालिटी भी कम कर दी जाती है, लेकिन प्राइस है जो प्रोडक्ट का वो सेम रहता है या स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं श्रिंक इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टॉपिक है साइकी मिशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और जीएस पेपर 3 के लिए साइंस एंड टेक डेवलपमेंट में आ जाता है। साइकी मिशन किसका है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, बस 2 बात जाननी है। नासा का मिशन है ये, नासा आप जानते हो जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस एजेंसी है हमारे इंडिया की, मतलब आसमान में, स्पेस में ये रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है इसरो। ऐसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा ने देखो ये साइकी मिशन प्लान किया था भेजने का, लेकिन अभी डिलीवर करने में इसे डिले हो रहा है, अभी देर लगेगी इसे भेजने में साइकी मिशन को। एक सैटेलाइट होगा जिसका नाम है साइकी मिशन, और नासा का एक डिस्कवरी प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत साइकी मिशन को लॉन्च करना है। कहाँ पे जाएगा ये, एस्ट्रॉयड में जाएगा, एस्ट्रॉयड का नाम ही साइकी है, साइकी एस्ट्रॉयड पे जाएगा। एस्ट्रॉयड तो आप जानते हो एस्ट्रॉयड क्या होता है, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में, क्षुद्र ग्रह, समझते हैं इसको। देखो पूरा जितना आसपास आपको आसमान में दिख रहा पूरा वो ब्रह्मांड है, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और उस ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा बोलेंगे हिंदी में, बहुत सारी करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं। हर एक गैलेक्सीज में लगभग एक सोलर सिस्टम होता है। सोलर सिस्टम जैसे हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें अर्थ है,
बहुत 8 प्लानेट हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं। उस हमारी गैलेक्सी का नाम है, आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, हिंदी में बोलते हैं दुग्ध मेघला, मिल्की वे। अब जो मिल्की वे है, इसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसके बीच में एक सन है, ये स्टार है, ये स्टार का नाम है हमारा सन, सूरज। अब इसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे सबसे नज़दीक इसके कौन सा है, मरकरी यानी कि बुध ग्रह, फिर है शुक्र यानी कि वीनस, फिर आता है अर्थ तीसरे नंबर पे। सबसे नज़दीक मरकरी बुध ग्रह है सन के, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तापमान सबसे ज़्यादा वीनस पे, शुक्र ग्रह पे। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा यानी कि CO2 बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए मरकरी से ज़्यादा वीनस पे टेम्परेचर ज़्यादा है, भले ही मरकरी सबसे नज़दीक है सन के। तो ये अर्थ आता है तीसरे नंबर पे, पृथ्वी, फिर आता है मार्स मंगल ग्रह, फिर आता है जुपिटर बृहस्पति ग्रह, फिर आता है आपका सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, और फिर आता है आपका नेपच्यून। जो ये मार्स और जुपिटर है, मंगल ग्रह, मार्स और जुपिटर बृहस्पति ग्रह, इसके बीच में देखो एक बेल्ट, एस्ट्रॉयड की बेल्ट है। बेल्ट का मतलब ये समझ लो बहुत सारे करोड़ों संख्या में क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र की स्पेलिंग आप देख सकते हो। तो ये जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड हैं, यहाँ पे रिसर्च करने के लिए साइकी नाम का एक एस्ट्रॉयड है, उस पे भेजा जा रहा है। ये साइकी मिशन नासा भेजेगा। ये देखो मार्स और जुपिटर के बीच में है साइकी, और ये सबसे यूनिक है। और इसमें क्योंकि निकल और आयरन है इसके कोर में, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के कोर में, अर्थ 3 भागों में बांटी हुई है ना जोग्राफर ने। सबसे ऊपर है क्रस्ट, जिसे भूपर पट्टी बोलते हैं हिंदी में, फिर मेंटल, और फिर कोर, सबसे अंदर का पार्ट। तो हमारे अर्थ के कोर में जैसे नीफे है, निकल और फेरस यानी कि आयरन, लोहा और निकल है, ऐसे ही निकल और आयरन इसके कोर में है। जैसे अर्ली प्लानट में होता था, जैसे पहले प्लानट में ग्रह में होता था जब प्लानट शुरू में बने थे सारे, ऐसे ही इसके भी जो कोर है उसमें निकल और आयरन है। इसकी वजह से क्या पता चलेगा, इससे पता लगा सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन लॉ टू रिस्टोर नेचर। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको पता है। यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोप के देश हैं, लगभग 27 कंट्री इसके मेंबर हैं लगभग अभी। तो ये यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ पास किया है कि वहाँ की नेचर को रीस्टोर किया जाएगा, प्रकृति को दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। ये नेचर रीस्टोरेशन लॉ इसका नाम रखा है। और इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य ये है कि बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना है, वहाँ की जो जैव विविधता इकोलॉजी है उसको रिस्टोर करना है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। और इसकी वजह से देखो इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान वहाँ पे किस वजह से हो रहा है, उनको रोकना है। जैसे वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, तो इनको रिड्यूस करना। 2030 तक आते 50% तक केमिकल जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड का मतलब जो कीटनाशक, खेतों में जो कीट वगैरह को मारने के लिए दवाई छिड़की जाती है, वो पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड ये हो गया जैसे मान लो खरपतवार है, अनवांटेड जो ग्रास वगैरह, घास वगैरह, वीडीसाइड मतलब वीड होती है जो, उसके लिए वीडीसाइड या पेस्टिसाइड डालते हैं। तो इसको 50% तक कम कर देना 2030 तक आते आते। और ट्री कैनोपी इंक्रीज कर देनी है, कम से कम एटलीस्ट 10% तक इंक्रीज कर देनी है। और रिवर का फ्री फ्लो इंक्रीज करना है, यानी कि रिवर वगैरह को साफ करना है जिसकी वजह से उनका फ्लो इंक्रीज हो सके। रिवर में जैसे सिल्टेशन हो जाती है, सिल्टेशन का मतलब गाद वगैरह जम जाती है, वहाँ पे सिल्टेशन हो जाती है, उसको साफ करना रिवर को, नदियों को, और उनका फ्लो आसानी से चलता रहे। तो ये टारगेट कितना है, टारगेट याद रखोगे आप। और ये जो लॉ है नेचर रिस्टोरेशन लॉ, जैसे अगर नेचर के बारे में आए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में आए, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को या वर्ल्ड वाइड क्या स्टेप लिए, उसमें आप ये एक लाइन में कोटेशन में लिख सकते हो, एक लाइन में लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग लैंड्स चार्टर, ये भी आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ ने अडॉप्ट किया है लिविंग लैंड चार्टर। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ क्या है, देखो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, जिसने इंडिया पे कम से कम 200-250 साल रूल किया, राज किया। इसने और भी बहुत सारे देशों पे, 50 से ज़्यादा देशों पे राज किया है।
जिन देशों पे इसने रूल किया, राज किया, अपनी कॉलोनी बना के रखा, उपनिवेश बना के रखा, उन देशों को मेंबर बनाया गया इसमें कॉमनवेल्थ में। और ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं था, जो बनना चाहे बन सकता है, नहीं बनना चाहे नहीं बन सकता है, निकल सकता है इससे बाहर। तो वो लगभग इसके नेशन जितने भी थे जिनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया था, वो इसके मेंबर है कॉमनवेल्थ के, और इंडिया भी इसका मेंबर है इस कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसने देखो कॉमनवेल्थ के मेंबर अभी कितने हैं, 54 मेंबर हैं इसके, यानी कि देश 54 कंट्री इसके मेंबर हैं कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। इन सब ने वॉलेंटरी एक लिविंग लैंड डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया है। इसका मतलब क्या है, देखो यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये यूनाइटेड नेशन ने एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ये 10 साल इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए ये डिक्लेयर कर रखे हैं। इसी के लिए इसी लाइन पे लिविंग लैंड डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया है किसने, कॉमनवेल्थ ने। इसका टारगेट क्या है, देखो टारगेट ये है, जैसे मान लो लैंड डिग्रेडेशन हो गया कहीं पे, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है जैसे कहीं पे मृदा अपरदन हो गया, मिट्टी यहाँ से निकल गई, यहाँ पे अब कुछ उग नहीं सकता, मृदा अपरदन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे लैंड डिग्रेड कर गई। अब यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी नुकसान होगा, इकोलॉजी को नुकसान होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग सकते, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जंगली जानवर नहीं होंगे, पशु पक्षी नहीं होंगे, तो सारा कुछ नुकसान होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान होगा। तो लैंड रिसोर्सेज को दोबारा से रिस्टोर करना, सेफ गार्ड करना, और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको रोकना, क्लाइमेट चेंज को मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए स्टेप लेना जो क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकना, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना लैंड रिसोर्सेज का, ये इसका टारगेट है। और लिविंग लैंड जो चार्टर है, ये डॉक्यूमेंट है जो, ये नॉन बाइंडिंग है, ऐसा नहीं है ये मेंबर को मानना ही मानना है, अपनी मर्जी है, माने माने ना माने, ये याद रखना, नॉन बाइंडिंग है। ऐसे स्टेटमेंट में देखे पूछ लेता है यूपीएससी, लिविंग लैंड चार्टर किसने अडॉप्ट किया, कॉमनवेल्थ ने, दे देगा आपको यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया क्या, यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया क्या, ऐसे दे देगा, तो आपको याद रखना कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने अडॉप्ट किया है लिविंग लैंड चार्टर, और ये नॉन बाइंडिंग है, बाध्यकारी नहीं है, अबाध्यकारी है। बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यकारी, यानी कि मानना हो जो, और नॉन बाइंडिंग मतलब अबाध्यकारी, ये बाध्यकारी नहीं है। ये चार्टर क्रिटिकल गार्डनरशिप को रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी इंडिजिनस पीपल हैं, जैसे मूल निवासी हैं किसी जगह के, लोकल कम्युनिटीज़ रहती है वहाँ पे, वो भी इकोसिस्टम सर्विसेज को और लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। तो यही थे आज के टॉपिक।